डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा मामले में 60 से ज्यादा गिरफ्तार, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से ईडी की पूछताछ, गरमाई सियासत। A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को पुतिन ने ठुकराया, बनी आंशिक सहमति। Volodymyr Zelensky for ceasefire and not using any weapon against the सुनीता विलियम्स की स्पेस से धरती पर हुई वापसी। जानेंगे क्या है स्पेस स्टेशन। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। जगजीत सिंह डल्लेवाला हिरासत में। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की तैयारी तेज। कैबिनेट की बैठक में फैसला, यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 1 साल के लिए बढ़ी। 1500 करोड़ खर्च होंगे। 2000 रुपए ट्रांजैक्शन पर छोटे दुकानदार को मिलेंगे 3 रुपए। राज्यसभा में उठी सांसद निधि को बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग। सभापति बोले इस पर चर्चा की जरूरत। शिवसेना यूबीटी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा उनके लिए शिवाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र से संरक्षित स्मारक का टैग हटाने की मांग। और अमेरिका में संघीय जज ने ट्रंप का फैसला पलटा। ट्रांसजेंडर्स के सेना में शामिल होने पर लगी रोक हटाई। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की रात 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प के बाद पत्थरबाजी की भी घटना हुई और उसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वहां शांति है। हालांकि नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सोमवार को भड़की हिंसा के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 8 लोगों के अलावा कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम शमीम खान नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 8 लोगों ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्तों के वकील संजय पाल पांडे का कहना था, उन्होंने सरेंडर करा क्योंकि बहुत यहाँ पर कुछ लोगों में ये धारणा हो गई थी कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और यह पुलिस की तरफ से आरोपी को पकड़ने में ढिलाई बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह से सब लोगों ने आरोपियों को सलाह दी के बाद शहर का माहौल खराब ना हो, अपने शहर के में जो शांतता है वो शांतता रहे, इसलिए सभी लोगों ने उनको ये सुझाव दिया कि सभी आरोपी ने पेश होना चाहिए। उसके फलस्वरूप आज आरोपी खुद होकर यहाँ पर पेश हुए हैं और अभी उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले पुलिस। सोमवार देर शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान औरंगजेब का पुतला जलाया था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान चादर पर लिखी कुरान की आयतें भी जलाई गईं, जिसकी वजह से हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 थानों में अब तक 6 एफआईआर दर्ज की हैं और कम से कम 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं, आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। दरअसल इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि फिल्म छावा की वजह से औरंगजेब के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क गई। इस मामले में बीएचपी और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ दबाव के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सारी साजिश इन संगठनों के साथ साथ बीजेपी की भी है। आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, देश में कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे।
मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस मार्च कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हिंसा कैसे शुरू हुई और कुछ लोगों ने अचानक इसे कैसे भड़काया। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। इस समय संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान भी नागपुर का मुद्दा छाया रहा। राज्य की फडणवीस सरकार पर कानून व्यवस्था दुरुस्त न कर पाने के आरोप तो लग ही रहे हैं, हिंसा भड़काने और षड्यंत्र करने के भी आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेता भी कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। समीर जी, अगर पुलिस की भाषा में बात करें तो ये प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से सुनियोजित है, ये साफ दिखाई देता है। अगर सुबह से बजरंग दल और बीएचपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन सतर्क क्यों नहीं था, ये सवाल तो उठता है, बार बार ये सवाल उठेगा। और क्यों ऐसी हिंसा भड़काने की कोशिश हुई शाम के वक्त, और खासकर 7:30 से 9:30 के बीच ये हिंसा भड़की है। उस एरिया में भड़की है जिस एरिया से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। और ये नागपुर दो कद्दावर नेताओं के लिए जाना जाता है, एक तो खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए और दूसरा नितिन गडकरी के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसी नागपुर में आप जानते हैं कि आरएसएस का गढ़ भी है, यानी आरएसएस का मुख्यालय भी है। और चौथी सबसे बड़ी बात, दीक्षा भूमि भी यही है, यानी बाबा साहब आम्बेडकर भी यहां से जाने जाते हैं। उन्होंने दीक्षा ली थी 5 लाख से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ। तो अपने आप में नागपुर क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अभी थोड़ा किनारे कर भी दें तो वर्तमान में नागपुर ये है। और ऐसे में अगर बीएचपी के लोग और बजरंग दल के लोग अगर वहां इस ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, छावा फिल्म को लेकर पहले से प्रचार किया जा रहा था, छावा के जरिए औरंगजेब को डिफेम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद आप औरंगजेब कैसा था, क्या था, इस पे आप डिबेट कीजिए ना, खूब कीजिए। लेकिन औरंगजेब, और आपने नागपुर में ही क्यों किया? अगर विरोध करना था तो औरंगजेब का जहां कब्र है वहां जाइए ना, आप वहां प्रदर्शन कीजिए, उस शहर में कीजिए, औरंगाबाद जाइए, आप कहीं और जाइए। नागपुर को क्यों चुना, ये सवाल तो उठता है। और इसीलिए ये साफ लगता है कि ये सुनियोजित है, ये पहले से प्लान्ड है और ये नागपुर से इसकी चिनकारी जो है वो भड़काई गई है। अच्छा, प्लान्ड है इसकी बात कही जा रही है। और ये भी लगा कि जो जिस तरह से बयान दिया देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में, उससे इस बात की विपक्ष कह रहा है कि पुष्टि भी हो रही है और उनकी बातों से ऐसा लग भी रहा है। इससे क्या फायदा होने वाला है? दो चीजें इसमें आ रही हैं कि एक तो जो पोलराइजेशन की बात होती है कि बीजेपी को फायदा होगा या उसके सहयोगियों को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकेगा, ये उसकी कोशिश है। या फिर क्योंकि ये कहा जा रहा है, आज प्रकाश आंबेडकर का एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि ये अगले चुनाव के लिए अयोध्या का काम करेगा। ये जी, ये 3 महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। पहली बात, पॉलिटिकल फायदा। बिल्कुल है, पॉलिटिकल फायदा इसलिए है क्योंकि यहां से अब आप बिहार के चुनाव को अपलिफ्ट करेंगे। आप बिहार में इस बार चाहती है भाजपा की अपना मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार को जिस प्रकार भाजपा किनारे लगाने की कोशिश कर रही है हम लोग देख रहे हैं। नीतीश बाबू को समझ में आए ना आए, लेकिन ये अपने को तो दिखाई दे रहा है। तो एक तो बिहार चुनाव है, दूसरा जरूरी मुद्दे जो हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश, जिसमें किसानों का मुद्दा है, जिसमें मराठा आरक्षण भी है। महाराष्ट्र की जब हम बात करें तो वो अभी दबा नहीं है, जिसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। धारावी है, बहुत बड़ा है, धारावी है, ऐसे कई सारे मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे बात ना हो और इसलिए कहीं ना कहीं आप ऐसे मुद्दों को खड़ा कीजिए। एक तो ये। दूसरी चीज जो देवेंद्र फडणवीस ने कही है, या देवेंद्र फडणवीस के बाद जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कही है, प्रकाश आंबेडकर ने कही है, वो बात भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर चुनाव, मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है, जैसा प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि 2026 में होगा चुनाव, अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर एक मुद्दा तो होना चाहिए, और ऐसा मुद्दा चाहिए। बीजेपी मतलब हिंदुत्व की राजनीति, नरेंद्र मोदी मतलब हिंदुत्व की राजनीति। नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द 2 ही शब्द घूमता है, एक हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी कितनी है बीजेपी, ये दुनिया अब जानती है।
इसलिए उसको किनारे रख दीजिए। और ट्रंप इस एपिसोड से और भी जान गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व के इर्द गिर्द कैसे लेके आएंगे आप? तब लेके आएंगे जब आप औरंगजेब जैसे मुद्दे को लेके आएंगे। इसीलिए औरंगजेब है, इसीलिए छावा फिल्म है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हो सकता है और भी बढ़ें, हो सकता है कोई और जेब आ जाए। आज औरंगजेब है, कल कोई और जेब आ जाए। लेकिन बीजेपी के लिए आज की तारीख में मुद्दे खोजना जरूरी है। 370 खत्म हो चुका है। 370 पे चुनाव आप जीत नहीं पाए, खुद उसी राज्य का चुनाव जिस राज्य से आपने 370 हटाया था। आप अयोध्या का मामला आपके हाथ से निकल गया क्योंकि उस राज्य में आपकी सीटें सिकुड़ के 80 में से 33 पे आ गए आप, तो वहां से भी आप खत्म हो गए। तो अब मुद्दा चाहिए बीजेपी को। और आज की तारीख में बीजेपी उस जिस नाव पे सवार थी, जिस हवाई जो उसका गति थी उसकी, उस गति पे कहीं ना कहीं विराम है। 240 सीटों पे बीजेपी आ चुकी है। अगले चुनाव में कैसे जाएगी बीजेपी? उसके लिए चाहिए कोई ना कोई जेब चाहिए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खबर बिहार से। सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 10 साल में 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों को सजा दिला पाई है। ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों पर आरोप लगते रहे हैं कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं और पिछले 2 दिनों से आरजेडी नेताओं के यहाँ ईडी के सम्मन जा रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं अंशिता की इस रिपोर्ट में। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया और लालू यादव ईडी के सामने पेश हुए। पटना में बैंक रोड स्थित ईडी के दफ्तर में लालू यादव पेश हुए और दफ्तर की ओर जाने वाली सड़क पर बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एक दिन पहले ही लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने जो आरोप पत्र तैयार किया है उसके मुताबिक ये दोनों भी इस मामले में सह अभियुक्त के तौर पर नामजद हैं। लालू और राबड़ी के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि मुकदमों और पूछताछ के पीछे राजनीति है और कुछ नहीं। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। इस मामले में तेजस्वी भी अभियुक्त हैं और उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। पिछले साल ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने ऐसे कई मामले दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ भी दर्ज किए हैं और गिरफ्तारियां भी कर चुकी है, लेकिन किसी भी मामले को साबित नहीं कर पाई है। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार। नौकरी के बदले जमीन का ये मामला साल 2004 से 2009 के दौरान का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। ईडी का कहना है कि सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके मुताबिक रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत ली गई और ये रिश्वत जमीन के तौर पर ली गई। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में पूर्ण रूप से युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई टेलीफोन वार्ता में रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के सीमित संघर्ष विराम पर सहमति बनी है।
अमेरिका ने बताया कि संघर्ष विराम के दौरान रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि इस घोषणा के बाद भी रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। पूरी जानकारी के साथ हैं आराधना। करीब 1.5 घंटे तक टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर युद्ध विराम पर वैसी सहमति नहीं बन पाई जैसी अमेरिका चाह रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 महीने तक चलने वाले व्यापक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ये वही प्रस्ताव था जिस पर ट्रंप की टीम काम कर रही थी और हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेन के अधिकारियों को इसके लिए राजी किया था। पुतिन का कहना था कि व्यापक युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन के साथ विदेशी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बंद हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी शर्त है जिसे रूस तो बार बार सामने रख रहा है, लेकिन यूक्रेन की ओर से खारिज किया जा रहा है। यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने भी ऐसी शर्तों को खारिज किया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के सभी ठिकानों पर तत्काल संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति जताई है और ऐसी सहमति भी बनी है कि हम जल्द ही पूर्ण संघर्ष विराम और अंत में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस बेहद खतरनाक युद्ध के खात्मे के लिए काम करेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस संघर्ष विराम का पालन करता है तो हम इसे जरूर निभाएंगे। उनका कहना था, We will understand the details. We have always supported the position and Volodymyr Zelensky call ceasefire and not using. ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि अमेरिका को गारंटर के रूप में काम करना चाहिए और जब तक रूस इसका पालन करता है हमारा पक्ष संघर्ष विराम की इन शर्तों को अवश्य निभाएगा। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिनों के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रतिष्ठानों पर ही हमलों को रोकने पर सहमति जताई। फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन और ट्रंप इस बात पर भी सहमत हुए कि यूक्रेन और रूस आज 175 कैदियों की अदला बदली करेंगे। 3 साल से चले आ रहे इस युद्ध में रूस हाल ही में कुर्स्क इलाके में अपने उस हिस्से को वापस लेने की कोशिश कर रहा है जो 6 महीने पहले यूक्रेनी आक्रमण के दौरान कब्जा कर लिया गया था। और इस बीच रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। ये हमले उस समय हुए जब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रस्ताव के तहत 30 दिन के युद्ध विराम को खारिज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात में कई महत्वपूर्ण इमारतों पर हमले किए हैं जिनमें सुमी का एक अस्पताल भी शामिल है। उधर यूक्रेन के हमले में दक्षिणी रूस के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने यूक्रेन से छोड़े गए 57 ड्रोन को मार गिराया है। इस बीच अमेरिका का कहना है कि रविवार को भी सऊदी अरब में यूक्रेन मामले पर वार्ता जारी रहेगी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद धरती पर लौट आए हैं। उनके साथ क्रू 9 के 2 और अंतरिक्ष यात्री भी अमेरिका वापस लौटे हैं। इन्हें अंतरिक्ष से धरती पर लाने वाला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, यानी पानी पर उसकी लैंडिंग हुई। और जानकारी दे रही हैं आराधना। चारों अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर इन्हें समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को चुना था। ये कैप्सूल बनने के बाद से अब तक 49 बार लॉन्च हो चुका है। ड्रैगन कैप्सूल ने 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई बड़े एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय का हो गया। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स को धन्यवाद दिया। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में थी तो पिछले साल नवंबर में उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखी जा रही थी। इन अफवाहों के बीच सुनीता विलियम्स ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे वजन कम होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली है। दोनों को कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया
और मेडिकल निगरानी में भेज दिया गया। ये एक रूटीन प्रक्रिया है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई इंसान या वस्तु भारहीन हो जाती है। स्पेस में चूंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भारहीन हो जाते हैं। सुनीता विलियम्स और विल्मोर 5 जून 2024 को ISS गए थे। ISS पर रुकने का उनका प्लान सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन उन्हें वहां 9 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। नासा के मुताबिक मंगलवार को धरती पर लौटने से पहले इन्होंने पृथ्वी की 4500 बार परिक्रमा की और 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 12 करोड़ मील की यात्रा की। लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलियाकोव के नाम पर है। वलेरी ने स्पेस में 437 दिन, 17 घंटे और 38 मिनट गुजारे थे। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 7075 बार परिक्रमा की थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। तो 9 महीने बाद स्पेस से वापस आए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी की खबर इस समय दुनिया की सबसे अहम खबरों में है। लेकिन इसी के साथ ही चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS। आखिर क्या है ये ISS, जानने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने अपनी इस रिपोर्ट में। नासा के वैज्ञानिकों ने बेहद संजीदगी के साथ सुनीता विलियम्स, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और निक हेग और साथ ही रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के सकुशल वापसी की खबर दुनिया को बताई। स्पेस में ऐसे प्रयोग उनके लिए नए नहीं हैं और न ही वे कभी इतने बेसब्र दिखते हैं जितनी की पूरी दुनिया। स्पेस साइंस काफी तरक्की कर चुका है और कोई न कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में हमेशा रहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS में जाकर अंतरिक्ष के तमाम अनसुलझे रहस्यों की खोज करता रहता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथ लौटे वैज्ञानिकों ने भी 9 महीने तक वही किया। अब यह खबर भी फैली हुई है कि ISS खतरे में है। अंतरिक्ष में लगातार बढ़ रहे कचरे और मलबे के टुकड़ों के साथ रेडिएशन और लीकेज जैसे कई खतरे बताए जा रहे हैं, जिससे वहां काम कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों पर और खतरा गंभीर होता जा रहा है। लेकिन नासा के लिए यह सामान्य बात है और स्पेस स्टेशन को ऐसे नुकसानों से बचाने के रास्ते भी हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ISS है क्या। दरअसल अंतरिक्ष में जाकर जो वैज्ञानिक अपने तमाम तरह के प्रयोग या रिसर्च करते हैं, यह स्टेशन उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। इसे पृथ्वी की सबसे करीबी कक्षा में स्थापित किया गया है। इंसानों की बनाई गई यह अब तक की सबसे बड़ी उपग्रह प्रयोगशाला है। इसे नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी यानी RKA, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। ब्राजील और इटली की स्पेस एजेंसियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। दरअसल ISS एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो एक घर की तरह काम करता है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों की टीम रहती है। यह एक अनोखी प्रयोगशाला है। नासा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन करीब 402 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अंतरिक्ष में घूमता है। हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ISS पर सबसे पहले 2 नवंबर 2000 को अंतरिक्ष यात्रियों की पहली टीम पहुंची थी। तब से ही अंतरिक्ष यात्री ISS पर जा रहे हैं। समय के साथ ही इसमें कई हिस्से जुड़े गए हैं। मूलतः इसका आकार किसी 5 बेडरूम वाले घर की तरह है और इसमें 6 चालक दल और यहाँ आने वाले अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 10 लाख पाउंड है और इसमें अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के प्रयोगशाला मॉड्यूल शामिल हैं। इसके कई हिस्से हैं। अंतरिक्ष यात्री बाहर की तरफ खुलने वाले एयरलॉक के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं। डॉकिंग पोर्ट दूसरे अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने की इजाजत देते हैं। नए चालक दल और अंतरिक्ष यात्री पोर्ट्स के माध्यम से आते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की प्रयोगशालाओं में अंतरिक्ष यात्री शोध करते हैं जो कहीं और नहीं किया जा सकता। इन वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी पर लोगों को फायदा मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन रिसर्च का इस्तेमाल होता है और हमारी जिंदगी आसान होती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। मार्च से आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कोलकाता में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 25 मई को होगा। आईपीएल के शुरू होने से पहले मुंबई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने अपने ओपनिंग मैच के लिए नए कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंबई को अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबला चेन्नई में ही होगा और इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टी20 टीम के भी कप्तान हैं। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेली थी, लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। आईपीएल के इतिहास में पहली बार मुंबई इंडियंस आखिरी नंबर पर आई थी। टीम को अपने 14 मुकाबलों में से 10 में हार का सामना करना पड़ा था और उसने आखिरी मुकाबला लखनऊ के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे 18 रनों से हार मिली थी। इस मुकाबले में धीमी ओवर गति के चलते हार्दिक पांड्या पर एक मैच का प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसलिए हार्दिक पांड्या पर लगा ये प्रतिबंध इस सीजन के पहले मैच में लागू होगा, यानी पहले मैच में सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे और हार्दिक पांड्या को 11 सदस्यों की टीम में भी जगह नहीं मिलेगी। 29 मार्च को मुंबई अपना दूसरा मुकाबला गुजरात से खेलेगी और इस मुकाबले में मुंबई की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करेंगे। सूर्या को कप्तानी सौंपने की ये जानकारी खुद हार्दिक पांड्या ने ही दी है। उन्होंने हेड कोच महिला जयवर्धने के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पांड्या ने कहा कि सूर्या इस समय भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं। ऐसे में मेरी गैर मौजूदगी में वही इसके कप्तान के लिए सही उम्मीदवार हैं। आखिरी बार सूर्या ने आईपीएल 2023 में मुंबई टीम की कमान संभाली थी, तब रोहित शर्मा कप्तान थे और उनकी गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला था और ये मैच मुंबई नहीं जीता था, जिसमें सूर्या ने 25 गेंदों पर 43 रन जड़े थे। इस मैच में रोहित बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ओपनिंग करने उतरे थे और 13 गेंदों में 20 रन ही बना सके थे। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।